बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस अबूट्समेंट। हम लोगों ने डे 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस देखा है, डे 2 में एडाई देखा है, डे 3 में LIC देखा है, GIC हम लोगों ने डे 4 में देखा है। उसी तरह हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस डे 6 में देखा, टाइप ऑफ इंश्योरेंस डे 8 में देखा, और उसी तरह हम लोगों ने रिवीजन MCQ भी कर लिया पिछले क्लासेस में। अगर आप लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस एक वे में पढ़िएगा स्टार्टिंग से तो आपको सारा समझ में आएगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इंश्योरेंस अबूट्समेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे एक टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग ब्लॉग 1, इसमें आपको इंश्योरेंस MCQ मिल जाएगा, बैंकिंग MCQ मिल जाएगा, स्टैटिक MCQ मिल जाएगा, डेली करंट का MCQ मिल जाएगा, फाइनेंशियल क्यूज मिल जाएगा, कंप्यूटर क्यूज मिल जाएगा। डेली रात में 10 बजे बैंकिंग ब्लॉग 1 पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। आज का हम लोग का टॉपिक है इंश्योरेंस अबूट्समेंट। डे 10 है आज आपका हम लोग का। तो सबसे पहले क्या होता है अबूट्समेंट? देखिए, अबूट्समेंट इज एन ऑफिशियल अपॉइंट टू एक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। किसके लिए बनाया गया? पब्लिक के लिए बनाया गया। क्यों बनाया गया? तो उनका जो प्रॉब्लम या कंप्लेन है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब आते हैं हम लोग इंश्योरेंस अबूट्समेंट क्या है, और जान लीजिए ये एक ऑफिशियल अपॉइंट है, यानी कि ये सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो इंश्योरेंस अबूट्समेंट क्या है? एन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बाय सिलेक्शन कमेटी। जो सिलेक्शन कमेटी होता है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है इंश्योरेंस अबूट्समेंट का। तो ये क्या करती है? तो ये रिसॉल्व करती है ऑल कंप्लेंट। किस चीज़ का कंप्लेंट? इंश्योरेंस का, ग्रुप इंश्योरेंस का, पॉलिसी इशू, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेज का, जितना भी इंश्योरेंस से संबंधित इशू है ये इंश्योरेंस अबूट्समेंट सॉल्व करती है। और ये बताती है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि इसमें पैसा लगता नहीं है, और इम्पार्शियल मैनर होना चाहिए, यानी कि किसी से बिना भेदभाव किए हुए। तो यही है इंश्योरेंस अबूट्समेंट। अभी जो इंश्योरेंस अबूट्समेंट रूल है 2017, ये अभी इफ़ेक्ट में है। अब इंश्योरेंस अबूट्समेंट का एक्ट के बारे में क्वेश्चन इससे आता है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम किया था इंश्योरेंस अबूट्समेंट रूल 2017। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 24। किस चीज़ के सेक्शन में? एडाई एक्ट 1999 में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। एडाई एक्ट के सेक्शन 24 में इंश्योरेंस अबूट्समेंट का चर्चा किया गया है। और ये क्यों बनाया गया? इट वाज क्रिएटेड। क्यों बनाया गया? तो इसीलिए बनाया गया कि जो कंप्लेंट होता है पॉलिसी होल्डर का, उसको सेटल आउट करने के लिए, वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी कि सस्ते में, और इम्पार्शियल वे यानी कि किसी से भेदभाव किए बिना। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस अबूट्समेंट, जो ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस अबूट्समेंट का उसका टर्म क्या है? तो देखिए, इसको अपॉइंट किया जाता है 3 सालों के लिए, ठीक है, और जो भी मेंबर इसके होते हैं वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी अच्छा वर्क करेंगे तो आपको फिर से रीअपॉइंट किया जाएगा। और जो एज होना चाहिए वो 70 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योर है उसके बारे में देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योर ये 9 मेंबर के होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कितने मेंबर होते हैं। तो ये 9 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, यानी कि 8 + 1, टोटल 8 + 1 यानी कि 9 मेंबर होते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, ये कौन होगा? तो ये रोटेशन वाइज होता है, या तो LIC के चेयरमैन होंगे या जिप्सा के चेयरमैन होंगे। जिप्सा यानी कि जनरल इंश्योर पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये रोटेशन वाइज होता है। अगर एक साल LIC है तो अगले बार ये वो होंगे जिप्सा के, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन वही है सेटलमेंट के लिए। तो जो अबूट्समेंट फंक्शन विथ इन ए सेट ऑफ जोग्राफिकल जुरिडिक्शन कैन इंटरटेन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग। कौन कौन सा डिस्प्यूट को वो हैंडल करता है? तो सबसे पहला है पार्शियल टोटल क्लेम बाय एन इंश्योर। अगर कोई इंश्योर क्लेम करता है उस पर उसको वो देखेगा। डिस्प्यूट ओवर प्रीमियम पेड और पेबल इन टर्म ऑफ पॉलिसी, अगर प्रीमियम से संबंधित कोई इशू है उसको देखेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन, यानी कोई भी कंपनी आपको टर्म एंड कंडीशन की गलत जानकारी देता है तो उस पर भी ये एक्शन लेगा।
अगला है डिस्प्यूट ऑफ द लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिसी एज सच डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्लेम द पॉलिसी सर्विसिंग रिलेटेड अगेंस्ट इंश्योर एंड देयर एजेंट एंड इंटरमीडिएट। यानी जो भी दलाल हैं उनके थ्रू अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी यहाँ पे आप उसको उठा सकते हैं। इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज़ नॉट इन कंपेटिबली विद द प्रपोजल फॉर्म सबमिटेड बाय द प्रोफोसर। यानी कि कोई भी इंश्योरेंस, लाइफ हो, हेल्थ हो, जनरल इंश्योरेंस हो, सबका क्लेम, सबका अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जाके इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वायलेशन करता है प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, तो उस केस में भी आप इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में जा सकते हैं। वो आते हैं कि भारत में टोटल कितना इंश्योरेंस अम्बुड्समैन ऑफिस है, तो टोटल 17 है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में टोटल 17 इंश्योरेंस अम्बुड्समैन ऑफिस है। अब टाइमलाइन, अब देखिए कंप्लेन करने का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में देखते हैं। तो ए पर्सन कैन ले कंप्लेन, एक आदमी कंप्लेन कर सकता है कहाँ, इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में। कब? ओनली आफ्टर द कंप्लेनेंट हैड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month आफ्टर द इंश्योर रिसीव द रिप्रेजेंटेशन। देखिए कोई कंपनी में आपका कोई क्लेम है, उसको अगर वो कंपनी 1 month तक कोई जवाब नहीं देता है तो आप जाके इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है पर्सन कैन नॉट फाइल ए कंप्लेन विथ इंश्योरेंस अम्बुड्समैन आफ्टर 1 year हैज पास। अगर आपका कोई इशू है और वह इशू 1 साल से अधिक हो जाता है और उसका कंप्लेन कहीं आप नहीं करते हैं और 1 साल बाद इंश्योरेंस अम्बुड्समैन भी आपका नहीं सुनेगा। ठीक है। मैक्सिमम अवार्ड बाय इंश्योरेंस अम्बुड्समैन। आखिर ये अवार्ड क्या है? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि लिमिट अमाउंट क्या है कंपनसेशन का। 30 लाख से अधिक अमाउंट आपको क्लेम नहीं मिलेगा। 50 लाख भी है फिर भी आपको 30 लाख का ही क्लेम मिलेगा, और 25 लाख है तो 25 मिल जाएगा। यानी कि 30 लाख से अधिक का अमाउंट आप नहीं क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में। ठीक है। अब एडवाइजरी कमेटी में कौन होते हैं? तो एन एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है इमिनेंट पर्सन, यानी बहुत नॉलेजेबल पर्सन, इमिनेंट पर्सन कहलाते हैं जिनको अपने क्षेत्र में बहुत नॉलेज है। नॉट एक्सीडिंग 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी, यानी भारत सरकार का एक नॉमिनी, यानी भारत सरकार की तरफ से एक भी मेंबर रहेंगे। ठीक है। शैल बी कंसिडर्ड बाय द एडाई के थ्रू होगा रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंश्योरेंस अम्बुड्समैन फॉर टाइम टू टाइम। ये एडवाइजरी कमेटी मोटा मोटी इसलिए बनाया गया है कि वो देखेगा इंश्योरेंस अम्बुड्समैन का काम को, ये रिव्यू करेगा। और याद रखिए इससे बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना आदमी होता है और टोटल कितना मेंबर होता है। टोटल 5 और 1 सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको भी जानना है कि इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में नो फ़ी, कोई फ़ी नहीं लगता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव कहा जाता है। एनी कंप्लेंट हु कंप्लेंट द सेम सब्जेक्ट मैटर इज और वाज बिफोर ए कोर्ट कंज्यूमर फोरम। ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। अगर आप कोई क्लेम कंपनी में किए हैं और उसका जो मैटर है कोर्ट में अगर चल रहा है और सेम कंप्लेन कोर्ट में चल रहा है लेकिन वो इंड नहीं हुआ है, तो सेम कंप्लेन आप इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में नहीं कर सकते हैं जब तक वहाँ पे आपका केस ख़त्म नहीं हो जाता है। और बताया गया है कि इंश्योरेंस कैन पर्सनल लाइन मीन्स। ठीक है। यानी आपका जो भी आप इंश्योरेंस लेते हैं वो सारा कवर इसमें हो जाएगा, जो भी है इंडिविजुअल कैपेसिटी, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, ये सब इसमें इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं इंश्योरेंस अम्बुड्समैन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको कोई इशू है, तो अगले वीडियो में उसको हम क्लियर कर देंगे। और हम लोग कल जो HW दिए थे उसका आंसर बता देते हैं। ए पॉलिसी वेयर द पॉलिसी होल्डर मेक्स ए 1 टाइम पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज नोन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बताया गया था आपको। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से इसका पता होगा। ए नॉमिनेशन कैन बी मेड ओनली इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं।
ज़रूरी नहीं आपका रिश्तेदार हो या कोई हो या बैंक का आदमी हो, कोई भी, आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि बस आपका कोई चिल्ड्रन हो, पेरेंट हो या कुछ भी हो, और आप एनी इंडिविजुअल को नॉमिनी बना सकते हैं। टाइम पॉलिसी रिलेटेड टू बताए थे हेल्थ इंश्योरेंस जो कि शिपिंग में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, बताए थे भारत में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना आप रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते। मोटर थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी, ये बिना इंश्योरेंस का आप भारत में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे, उनके बारे में कुछ क्लियरिफिकेशन भी करना था। इसको आप सबके लिए ज़रूरी है, ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा कमेंट था, उसके लिए अमित गुप्ता जी को धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि सर किसी ने कहा है कि 2020 में LIC AAO जो आया था उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो न्यू रिक्रूटमेंट कैसे आ सकता है? आप बताइए, आपकी क्या राय है? चलिए बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए, जो इन्होंने बताया कि 2020 में LIC AAO का रिक्रूटमेंट तो आया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि LIC AAO जर्नलिस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं आया था, ठीक है। आइए LIC की वेबसाइट पे, LIC की वेबसाइट में मेंशन है कि जो LIC का रिक्रूटमेंट आया था वो आए थे इंजीनियर्स और AO के लिए स्पेशलिस्ट कैडर में, ठीक है। अब जब इसको आप लोग क्लिक कीजिएगा नोटिफिकेशन पे, तो इसमें आपको नज़र आ जाएगा जो भी पोस्ट है सिविल, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चरल, यानी सब टेक्निकल बेस था। जर्नलिस्ट का वैकेंसी 2020 में नहीं आया था। और आप लोग के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो वैकेंसी था अप्रैल 4 को शेड्यूल था इसका प्रीलिम्स के लिए, वो कैंसिल हो गया था। आपको नज़र में आ रहा होगा कि द PT एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर शेड्यूल 4 अप्रैल इज पोस्टपोन्ड टिल द फर्दर इंस्ट्रक्शन। और ये अभी तक एग्ज़ाम इसका नहीं हुआ है। अब पूरी संभावना है कि इसका एग्ज़ाम अब जर्नलिस्ट के फॉर्म आने के बाद इसके जर्नलिस्ट के एग्ज़ाम के साथ ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि 2020 में AAO जर्नलिस्ट का फॉर्म नहीं आया था, AAO का स्पेशलिस्ट का फॉर्म आया था, और इसका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। अभी तक ये पोस्टपोन्ड ही है, और इसका एग्ज़ाम अब AAO जर्नलिस्ट की वैकेंसी जब आएंगी उसके साथ ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा कंसर्न क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर एक नए सेशन के साथ हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।